हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार अड्डा 24/7 पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे। हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते, बिल्कुल खुश रहिए खुश रहिए, बिल्कुल नमस्ते 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 जी, खुश रहिए। चलिए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को अच्छे तरीके से, जबरदस्त तरीके से और बढ़िया तरीके से स्टार्ट करते हैं, है ना। बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करना है और इस बार सिलेक्शन लेने के एकदम मूड में रहना है। सर सिलेक्शन लेना ही पड़ेगा आप सभी लोगों को, और इसके अलावा कोई रास्ता या कोई जरिया नहीं है ना। कोई जरिया है क्या? कोई जरिया है? नहीं है। तो चलिए आज आपका नया टॉपिक शुरू होने वाला है, जिसे हम सभी कहते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी जिसे हम लोग कहते हैं आपका श्वसन प्रणाली तंत्र, है ना। श्वसन तंत्र जिसे कहा जाता है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात होगी, यहाँ के मानव श्वसन प्रणाली के बारे में बात होगी। चलिए ठीक है, आवाज बढ़ाइए। आवाज ठीक है बच्चा? आवाज ठीक है भैया? भैया आवाज ठीक है ना? नहीं पापा चलिए कोई नहीं, छोड़िए। इधर आइए, देखिए जरा से इस पे बात करते हैं। हाँ जी सर, आरएस फैक्टर नहीं पढ़ेंगे? हाँ आरएस फैक्टर कल मैंने सोचा था आरएस फैक्टर आपके पेपर से लेके सिलेबस में आरएस फैक्टर वैसे है नहीं। आरएस फैक्टर्स का मतलब बस केवल दो बातें था। एक तो आपका होता है आरएस फैक्टर का मतलब होता है रेहिसस। रेहिसस मनकी में इसको पहली बार खोजा गया था आरएस फैक्टर को, और देखा जाता है कि जिस पहले की अगर बात करें तो जिसका आरएस फैक्टर पॉजिटिव होता है और जिसकी माता की अगर आरएस फैक्टर नेगेटिव होती थी, तो उनके दोनों के मिलन से जो बच्चा होता था वो मर जाता था। तो यहाँ पर उसी को आरएस फैक्टर बता दिया गया। रेहिसस जो है मंकी से खोजा गया ये ब्लड का फैक्टर है, जिसे आरएस फैक्टर बोलते हैं। बस यही एक बात पता है, और इसके अलावा आपको कुछ भी एग्जाम में नहीं है। वैसे तो आपके एग्जाम में है भी नहीं ये चीज, ये पॉइंट है भी नहीं, है ना। तो उस चीज पे मैं फोकस नहीं करूंगा। हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल। आप पिताजी ठीक हैं, थोड़े से सही हैं अभी, है ना। हाँ आरएस फैक्टर स्किप कर देते हैं, बिल्कुल आरएस फैक्टर आप सभी लोग स्किप कर देते हैं, एकदम स्किप कर दीजिए। उसका कोई आपके पेपर से कोई लेना देना नहीं है। तो प्लीज अभी आप उसको, अभी आप, मैं आरएस फैक्टर पढ़ा दूंगा, फिर आप उसको आरएस फैक्टर को पढ़ोगे ही पढ़ोगे, जिसका कोई मैटर ही नहीं करता आपके पेपर में, है ना। मैटर ही नहीं करता आपके पेपर में। डोंट वरी अबाउट दैट कि आपके आरएस फैक्टर पूछा जाएगा, है ना। वो थोड़ा सा एनसीईआरटी का एक दो 4 मिनट्स की 4-5 लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, और वो 5 लाइन में आपके पेपर में कभी क्वेश्चंस बना ही नहीं है, और मैक्सिमम बनता भी नहीं है। वो एसएससी के जब सीरियल लेवल जाके दोगे तो शायद वहां पर एक क्वेश्चन आता है, वो भी रेहिसस मंकी से पूछ जाओ। वो ज्यादा आता ही नहीं है, डोंट वरी, है ना। तो उसके लिए आप परेशान ना हो। मुझे लगेगा तो मैं भले बाद में बता दूंगा, पर आई थिंक वो आएगा ही नहीं, वो नहीं आएगा। ठीक है चलिए, तो हमारा जो टॉपिक हो जाता है सर, हम लोग डालते हैं सर, अच्छे से चलते हैं और लिखते हैं सर, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा टॉपिक क्या है सर? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि जिसे हम सभी क्या कहते हैं? मानव श्वसन प्रणाली। इसे क्या बोला जाएगा सर? इसे कहा जाएगा मानव श्वसन प्रणाली। ठीक है, तो मानव श्वसन प्रणाली के बारे में देखेंगे सर, क्या होता है मानव श्वसन प्रणाली जो है, यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में अच्छे समझते हैं। ठीक है, बात समझ आ रहा सभी लोगों को? चलिए तो देखिए जरा ध्यान से, क्या होता है ये, इसकी बात करते हैं आज अच्छे से तरीके से, बढ़िया तरीके से।
ठीक है, चलिए देखिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर हार्ट को भी स्किप कर दे, बिल्कुल। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? देखो, आपके ब्लड में जितना भी पार्ट था मैंने आपको डिस्कवर किया, आपको मतलब आपको डिस्कस किया, आपको मैंने बताया, आपको मैंने वो सारे पॉइंट्स आपको मैंने बताए हैं कि स्पेशली ब्लड में ये पार्ट्स होते हैं, ये चीज़ें होती है। जब आप जब नीट की पढ़ाई करते हैं ना, तो वहाँ पर आपको बताया जाता है कि हार्ट होता है, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जिसमें आर्टरीज और एविलरी, धमनी और सीरा होता है। धमनी क्या करता है? ब्लड को लेकर आता है, सीरा ब्लड को शरीर तक पहुंचाता है। इस तरीके से जब आपको पढ़ोगे, वो पूरा चार्ट पढ़ोगे, वो नीट के लेवल का पेपर है। आपको बिहार 10+2 एसएससी में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चंस तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, मॉक टेस्ट की जो क्लास होती है वहाँ पे स्पेशली आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करा देता हूँ, तो वो भी क्वेश्चन आपके लिए फायदेमंद हो जाते हैं। ठीक है, आप 3 क्लास में अगर आप उसको पढ़ोगे तो फिर आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा, है ना, ये बात आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए उसकी एक अलग कहानी है, तो यहां पर देखते हैं, यहां पर समझते हैं। ठीक है, हार्ट नहीं, आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखिए, जल्दी से अगर हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो सर यहां पर हम लोग को लिखना पड़ेगा ब्रीदिंग। यहां पर हम लोग क्या लिखना पड़ेगा? ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग एक तरफ लिखेंगे ब्रीदिंग, और दूसरी तरफ लिखेंगे रेस्पिरेशन। बहुत लोग कहते ये हैं कि सर जो ब्रीदिंग होता है वही रेस्पिरेशन होता है, यानी जो सांस लेना होता है हम उसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है सर। जो आप सांस ले रहे हैं क्या उसी को रेस्पिरेशन कहा जाएगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, उसको नहीं कहा जाता। रेस्पिरेशन उसे कहा जाता है जैसे आपने कोई कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, कोई जटिल पदार्थ है, उस जटिल पदार्थ को बिल्कुल सिंपलर मटेरियल में, यानी एक आसान, एक सरल पदार्थ में जब वो तोड़ता है किसी जटिल पदार्थ को, उस चीज को हम लोग जब वो ब्रेक डाउन करता है, तो उस मटेरियल को जब वो ब्रेक डाउन करेगा उसको रेस्पिरेशन बोलेंगे। आपने बहुत सारा खाना खाया, ठीक है, आपने बहुत सारा खाना खा लिया, अब आप खाना खा लिया, आप सांस ले रहे हो, आप ब्रीदिंग कर रहे हो, आप सांस ले रहे हो। तो आप जब सांस ले रहे हो, आपने बहुत ज्यादा खाना खाया, तो जो आपने बहुत ज्यादा खाना खाया वो एक प्रकार का क्या है? वो एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, वो एक जटिल पदार्थ है कि नहीं है? कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल, बहुत ज्यादा है, सिंपल तो है नहीं। तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जब वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को जब वो तोड़ेगा, तो वहां पर भी ब्रीदिंग का बहुत अहम रोल होता है, सांस की बहुत जरूरत पड़ती है। तो वह जाके जब तोड़ेगा तो वो फैट में तोड़ेगा, विटामिन में तोड़ेगा, प्रोटीन्स में तोड़ेगा, आपको कार्बोहाइड्रेट में तोड़ेगा, तो ये सब न्यूट्रिएंट्स में आपका तोड़ता है। तो वहां पर आपने क्या देखा कि इस तरीके से उसने एक आकर आप देखिए तो एक रेस्पिरेशन के द्वारा कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है, कैसे ये मटेरियल, कैसे पदार्थों का जो है कहते हैं कि जो पदार्थ जो टूट रहे हैं किस तरीके से टूट रहे हैं, अगर आप देख रहे हो तो यही तो आपका रेस्पिरेशन है, यही आपका श्वसन है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग कैटाबोलिक प्रोसेस बोलते हैं, कैटाबोलिक रिएक्शन बोलते हैं। ये आता है। पर पहले इधर देखिएगा, हमने लिखा सर, एक तरफ लिखा ब्रीथिंग, एक तरफ लिखा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब सीधा सा होता है श्वसन। क्या होता है? श्वसन होता है। ठीक है, क्या होता है? श्वसन होता है। ठीक है, और ब्रीदिंग के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, ब्रीथ करना यानी सांस लेना, है ना। और ब्रीदिंग कहते किसे हैं? ब्रीदिंग कहा जाता है सर, ब्रीदिंग कहा जाता है जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन इन का मतलब अंदर, जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और उसके बाद क्या हम लोग निकालते हैं सर? क्या आउट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं। क्या अंदर बाहर करते हैं सर? जब हम लोग बाहर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर करते हैं तो इस प्रोसेस को, इसको क्या बोला जाता है? ये आपका एक ब्रीदिंग कहलाता है। और ये एक प्रकार की कैसी क्रिया है? ये एक प्रकार की भौतिक क्रिया है, यानी फिजिकल प्रोसेस है। ये एक प्रकार की कैसी क्रिया है? ये आपकी भौतिक क्रिया है, यानी फिजिकल प्रोसेस है। ये कैसी क्रिया है? ये एक भौतिक क्रिया है, फिजिकल प्रोसेस है। ये एक प्रकार की फिजिकल प्रोसेस है, भौतिक क्रिया है, जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, देते हैं, तो वो आपका ब्रीदिंग कहलाता है। वही आपका क्या कहला रहा है? यहां पर आप उसे कह रहे हैं कि सांस लेना और सांस छोड़ना ही आपका ब्रीदिंग है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, ये तो क्लियर है, ये बात तो समझ में आ गई, ये तो ठीक है। पर उसके बाद यदि हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन क्या होता है सर? मुझे ये बताइए, रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन ये होता है कि जैसे आपने खाना खाया, आपने सांस मतलब आपने खाना खाया, आपने बहुत सारा खाना खा लिया, तो वहां पर उस खाने के बाद आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन है, उसके बाद उसमें जो ग्लूकोज पाया जाएगा,
C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज है। ये आपका टूटेगा और किसमें टूटेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। यानी कि जब आप देखिएगा तो आप ये बात देख रहे हो कि यहां पर जो आपने खाना खाया है, उस खाने की अगर बात करें तो वो खाना जो आपका जो आपने खाना खाया है, जिसमें आपका ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों घुला हुआ है, ठीक है, दोनों घुला हुआ है, वो किसमें टूट जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में आपका एनर्जी, और आपको उससे एनर्जी भी मिल रहा है, एनर्जी यानी ऊर्जा, है ना। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं, और ये ऑक्सीजन है, ठीक है, समझ रहे बात को। और ये कैसी क्रिया है, ये एक प्रकार की केमिकल प्रोसेस होती है, ये एक प्रकार की केमिकल प्रोसेस होती है। कैसी प्रक्रिया होती है, एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है सर, एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। कैसी होती है सर, रासायनिक प्रक्रिया होती है। यह बात कितने लोगों को समझ में आया कि हम सब ने देखा कि यहां पर अगर बात करेंगे रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन का मतलब यहां पे सांस लेना और सांस छोड़ना नहीं होता। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जो भी हमने मटेरियल, जो भी हमारा पदार्थ है, वो किसमें टूट जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, पानी में माने जल में टूट रहा है, और साथ में एक ऊर्जा में टूट रहा है। इसी को हमने श्वसन बोला है, इसी को हमने रेस्पिरेशन बोला है। ब्रेक डाउन हो रहा है, अभी मैं लिखाऊंगा, डोंट वरी, बस पहले अभी ये लिखिए। अगर आपसे कोई कहेगा रेस्पिरेशन का केमिकल प्रोसेस क्या होता है, श्वसन का रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है श्वसन की, तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जल का और ऊर्जा का बाहर निकलना। और इसकी भौतिक क्रिया क्या होती है, तो एक ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। यह इसकी भौतिक क्रिया है श्वसन की, और यह श्वसन की रासायनिक क्रिया है। दोनों को याद रखना है आपको। समझ रहे हैं, यानी कि आपने देखा कि श्वसन की अगर बात करें, सांस की अगर बात करें, रेस्पिरेशन की अगर बात करें, तो केवल रेस्पिरेशन का मतलब श्वास लेना छोड़ना नहीं होता। रेस्पिरेशन का मतलब ब्रेक डाउन होता है, टूटना भी होता है। और किसको तोड़ता है, इस ऑक्सीजन को तोड़ेगा, ग्लूकोज को तोड़ता है, और तोड़कर इसको एनर्जी का, एक ऊर्जा का रूप बनाता है। यानी हमें ऊर्जा जो मिलती है वो रेस्पिरेशन से मिलती है। हमें ऊर्जा भी रेस्पिरेशन से मिल रही है, हमें जो है सांस, श्वसन भी हमारा रेस्पिरेशन से चल रहा है, ब्रीदिंग से चल रहा है। तो ये सब आपका क्या है, ये फिजिकल प्रोसेस है, जो भौतिक क्रिया है कि हवा से आपने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा। ये आपकी रासायनिक प्रक्रिया है जो शरीर के अंदर हो रही है, जिसमें जो भी आपने खाना खाया है वो बिल्कुल टूट जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में और ऊर्जा में। क्या, वेरी गुड, यहां तक समझ में आया सर? बहुत अच्छा लगा सभी को, जल्दी से बताइएगा। बहुत अच्छा लगा सभी को? हाँ जी बिल्कुल, ये क्लियर है, समझ में आया? ठीक है जी सर, नाइस, बहुत अच्छा। ठीक है, अब आगे चला जाए, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं इसको, और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि अब हम आगे चलते हैं, तो हम आगे चलते से पहले फिर हम लिखते हैं सर रेस्पिरेशन क्या होता है। हमने लिखा यहां पर रेस्पिरेशन क्या होता है, हमने यहां पर हेडिंग डाला रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन मतलब समझ रहे हैं, श्वसन क्या होता है। अब हमसे पूछा जाएगा सर श्वसन क्या होता है, तो आप क्या बताइएगा, आप बताइएगा सर रेस्पिरेशन की जब बात करते हैं तो कहा जाता है कि इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। पहले इंग्लिश में लिखा जाएगा, पहले इंग्लिश में लिखा जाएगा कि इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इंग्लिश में पहले लिख लीजिएगा, फिर हिंदी में लिखिएगा। दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, दैट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन हो रहा था वहां पे, क्या बन रहा था, निर्माण किसका हो रहा था, इन द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर along with energy, along with energy, along with energy, along with energy, ऊर्जा भी साथ में बन रहा था। ये तो समझ में आया। यानी कि हिंदी में लिखेंगे सर यह ग्लूकोज, यह ग्लूकोज, ठीक है, यह ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने पर, यह ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने पर, जो बातें अभी मैंने बताई उसी बात को लिख रहा हूं। यह ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वो ऊर्जा बनाने की क्रिया है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और वह ऊर्जा बनाने की क्रिया है, ऊर्जा बनाने की क्रिया है, ऊर्जा बनाने की क्रिया है।
बात समझ में आ गया? तो आप सब ने देखा कि यहां पर हमने देखा रेस्पिरेशन किसे कहा जाता है। तो रेस्पिरेशन हमने सबने देखा कि यहां पर जो ग्लूकोज है, जो हम लोग खाना खा रहे हैं वो ग्लूकोज ही तो है। वो ग्लूकोज जो है, उस ग्लूकोज से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, हमें पानी मिल रहा है, हमें ऊर्जा मिल रही है, और इसको पूरे को क्या कहा जा रहा है? रेस्पिरेशन कहा जा रहा है, श्वसन। यानी उस ग्लूकोज को तोड़कर इन तीनों भागों में बांट दे रहा है, यही आपका रेस्पिरेशन है, यही आपका श्वसन है। बताइए कितना बढ़िया लगा, है ना? कितना बढ़िया लगा, ठीक है? बात समझ आया? कितना बढ़िया लगा, बात समझ आया? क्लियर है सभी लोगों को? अच्छा लगा ना? अच्छा, अच्छे से लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, फिर इसके आगे की कहानी है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में पढ़ा जाएगा। श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से हमारे बॉडी में ऐसे ऑर्गन है, कौन कौन से ऐसे अंग है जो अंग से हम जो है सांस श्वसन का प्रक्रिया करते हैं। केवल नाक ही हमारा श्वसन का काम नहीं करता, हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन है, हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे अंग है जो हमें रेस्पिरेशन में, श्वसन में बहुत मदद करते हैं, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। क्या नहीं चल रहा बच्चा? क्या चाहिए? सबना, प्रवीण, हाँ बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या नहीं चल रहा है? क्या नहीं चल रहा है? क्लास चल रही है ना? क्लास चल रही है सभी की? क्लास चल रही है ना? है ना? तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ? क्या नहीं चल रहा है? क्या हुआ सर? नेटवर्क इश्यू? अरे यहाँ ठीक है नहीं, अरे हर ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पे ऑक्सीकरण लिखना पड़ेगा। हम समझ रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि सर यहाँ पे ग्लूकोज नहीं लिखा, सर ग्लूकोज तो लिखा आपने, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं लिखा आपने, ऑक्सीकरण नहीं। हम समझ गए थे, पर ये हमने एक बेसिक सी बात कही, मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है। शादी में मैटर क्या करता है? शादी में मैटर करता है कि बाराती भाग गए, कोई बात नहीं, दुल्हा दुल्हन है ना, पंडित और दुल्हा दुल्हन मैटर करता है। बाराती भाग जाए, खाना मत खाए, फूफा नाराज हो जाए, मौसा खाना खाए, मौसा नाराज हो जाए, उससे कोई मैटर नहीं है। मैटर करेगा दुल्हा दुल्हन और उसके पिताजी माताजी, उसको एक पंडित, 4 काफी है। बाकी लोगों का कोई मतलब नहीं, बाकी तो केवल शो ऑफ के लिए गए। यही होता है, तो यही यहाँ भी यही हाल है। मैटर ये करता है, ये बन रहा है ना तो रेस्पिरेशन, अगर ये नहीं बनेगा तो इसके होने का कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू। ओके, परेशान मत हो, चलो इधर आओ, इधर आओ। होता रहता है, बच्चे हैं अभी स्टूडेंट है, होता रहता है, मस्ती मजाक तो चलती रहती है। चलिए इधर देखिए, देखिए अब उसके बाद हेडिंग डालिएगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्या हेडिंग करेंगे? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी कि श्वसन अंग। क्या लिखा जाएगा? श्वसन अंग लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? श्वसन अंग लिखा जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, श्वसन अंग। अब बात करते हैं हमारे शरीर के अंदर, अगर हम बात करें ऐसे कौन कौन से ऑर्गन हैं हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, ऐसी कौन कौन सी अंग हैं, ऐसे कौन कौन से ऑर्गन हैं जो कि हमें श्वसन में मदद करते हैं, जो हमें रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, ऐसे ऑर्गन के बारे में हम लोग सभी लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्या कैसे हो जाएंगे, लिखेगा। अब पहले तो लिखिए श्वसन अंग होता क्या है, पहले तो ये लिखिएगा श्वसन अंग होता क्या है। पहले तो ये लिखना है श्वसन अंग क्या होता है। लिखेंगे जो अंग श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं, जो अंग श्वसन की क्रिया में, जो अंग श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं, श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं, ऐसे ऑर्गन को, ऐसे अंग को हम सभी क्या बोलते हैं? ऐसे अंग को हम सभी आपका रेस्पिरेशन ऑर्गन बोलते हैं। ऑर्गन दैट टेक्स पार्ट इन रेस्पिरेशन, इंग्लिश में लिखिएगा ऑर्गन दैट टेक पार्ट्स इन रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन में भाग ले रहे हैं, टेक पार्ट्स इन रेस्पिरेशन, उसी को कहा जाता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी श्वसन अंग। लिखिए जल्दी से, लिखिए जल्दी से। ठीक, ठीक है, ठीक है सर, जहां तक हुआ आगे चला जाए। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अब कौन कौन से ऐसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, जरा देखें। तो सबसे पहले होता है नोज। सबसे पहले क्या होता है? नोज होता है। नोज हो गया, आपका नाक हो गया, है ना, नोज हो गया, ठीक है, नोज हो गया। उसके बाद होता है नॉस्ट्रिल्स। उसके बाद क्या होता है? नॉस्ट्रिल्स, है ना, जिसे कहा जाता है नासाद्वार। क्या बोलता है? नासाद्वार। अभी जब मैं बनाऊंगा, अभी एक स्ट्रक्चर डायग्राम बनाऊंगा, आप समझ जाएंगे कि सर ये सही कह रहे थे, है ना। अभी मैं बनाऊंगा, डोंट वरी, आप घबराइएगा मत। अभी मैं एक स्ट्रक्चर, एक
डायग्राम एक स्ट्रक्चर में बनाऊंगा, उसको आप सभी लोग देखिएगा। ग्रसनी, फेरिंग्स मतलब ग्रसनी, उसके बाद लैरिंग्स हो जाएगा, ये आपका लैरिंग्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, लैरिंग्स हो जाएगा, जिसे हम स्वर यंत्र बोलते हैं। यहां से आवाज आप लोग जो बोलते हैं वो लैरिंग्स से ही होता है, स्वर यंत्र बोलते हैं। और उसके बाद आपका होता है, वैसे लैरिंग्स से मुझे याद आया कि मेरे यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो गया है। ब्लड क्लॉट जब पढ़ा रहा था मैं, वैसे पढ़ा तो बहुत साल से रहा हूँ। जब मैं था एक पिछली कंपनी में, आप लोगों ने मेरी आईडी देखी होगी तो वहाँ पहचाने होंगे, उस समय पे ही ब्लड क्लॉट हो गया। उससे डॉक्टर ने बोल दिया था ज़्यादा मत चिल्लाया करिए, ज़्यादा आपको आवाज़ नहीं करनी है। हमने कहा था मैं बोली, मैं ऐसे रह ही नहीं सकता। और मैं उसकी बात नहीं, मैं आज भी दवा खाता हूँ, मतलब ठीक है, अभी ठीक है, नॉर्मल है। हम कहे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समय आएगा जो होगा देखा जाएगा, पर मैं बच्चों के खातिर कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, इस बात को लिखिए जल्दी से, ठीक है। यहां पर ये बात लिख लिया, देखिए ग्लैरिंग्स हो गया, वॉइस बॉक्स हो गया आपका, ठीक है, ये सभी बात लिख लीजिए, है ना। ग्रसनी कहिए चाहे ग्रास नली कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, है ना, इसको जल्दी से लिखिएगा। अब इसका इंग्लिश मत पूछ लीजिए, इसका हिंदी मत पूछ लीजिएगा प्लीज। अभी वॉइस बॉक्स का ये स्वर्ण यंत्र आपका, वॉइस बॉक्स भी कहिए चाहे इसको लैरिंग्स कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। इसको स्वर्ण यंत्र कहिए चाहे लैरिंग्स कहिए, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। चलिए चलिए जल्दी से पहले सभी लोग लिखिए, देखिए फिर डायग्राम बनाते हैं, एक अच्छा सा बेहतरीन सा डायग्राम बनाएंगे, है ना। जल्दी बनाइए जल्दी। नहीं बच्चा, आर एस फैक्टर एक्चुअली आपके पेपर में नहीं है ना, सिलेबस में आपके आर एस फैक्टर नहीं है, वो मैं पढ़ा रहा था तो इसलिए मैंने आर एस फैक्टर आपका लिख दिया था। वहां पे कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, कुछ भी आपको नहीं जाना, मात्र 2 मिनट की वो कहानी है। वैसे उसमें आपको कोई ऐसा स्पेशल पॉइंट नहीं है जो आपके पेपर से संबंधित हो और जो आपके पेपर में आए। सो बिल्कुल आप मेरी तरफ से बिल्कुल आप रिलैक्स रहिए, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा, कोई क्वेश्चन आपको आर एस फैक्टर से नहीं आने वाला है, ठीक है, डोंट वरी। लिख लिया सभी ने, डन, ठीक, ओके, बिल्कुल। चलिए आगे चलते सर। एक मिनट रुकिएगा जरा। ठीक है, चलिए आगे चलते, आगे चलते और डायग्राम बनाते, बहुत ही प्यारा सा एक अच्छा सा डायग्राम बनाते, फिर हम लोग अच्छे से इसको समझते भी हैं, है ना। डायग्राम बनाते बहुत प्यार से समझेंगे, साथ साथ आप लोग भी बनाते रहिएगा, साथ साथ आप लोग भी बनाते रहिएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बनाया सभी ने।
ठीक है, चलिए सही है, इसको जल्दी बना दीजिए सभी लोग, बनाइए बनाइए, आराम से बनाइए, आराम से बनाइए, हमें तो बहुत कुछ बनाना है। धीरे धीरे सांसों पे मैं तेरे इंतजार करूं, होने होने दिन के ज़मीन करूं, तेरे नाम करूं। सनम रे सनम रे तू मेरा सनम हो, करम रे तेरा मुझे पे करम हुआ रे हो। बनाइए जल्दी से, सभी लोग बना दिए, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहां से एक बात सुनिएगा, आप ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा सभी लोग, आप ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। यहां से आपने क्या किया, ऑक्सीजन लिया, यहां से आपने ऑक्सीजन को लिया, सांस लिया, ऑक्सीजन लिया, ठीक है, आपने ऑक्सीजन लिया, सांस लिया, ऑक्सीजन लिया आप सभी ने। जब आपने ऑक्सीजन लिया तो आपने क्या देखा, जब यहाँ पे आपने ऑक्सीजन यहाँ पर एंटर किया, तो ये जो ऑक्सीजन आपने एंटर किया, ये पोर्शन क्या कहला रहा है, ये वाला आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा फेरिंग्स। ये आपका क्या कहलाता है, फेरिंग्स कहलाता है। क्या कहलाता है, फेरिंग्स कहलाता है, ठीक है, ग्रसनी कहलाता है, फेरिंग्स कहलाता है। क्या कहलाता है, फेरिंग्स कहलाता है, ग्रसनली कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है, ठीक है, ये बात समझ आ गया, ठीक। ये जो पोर्शन है आपका, ये क्या कहलाएगा, लैरिंग्स। ये क्या कहा जाएगा, लैरिंग्स कहा जाएगा, स्वर यंत्र से बोला जाएगा, लैरिंग्स कहा जाएगा, ठीक है, बात समझ आया, क्लियर, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर बात करते हैं इसकी, तो ये क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा ट्रैकिया, ये क्या कहा जाएगा, ट्रैकिया कहा जाएगा, ठीक है। इसे ट्रैकिया को एक और नाम से जानते हैं, इसे कहा जाता है विंड पाइप, इसे विंड पाइप भी कहा जाएगा, इसे ट्रैकिया भी कहा जाएगा, और ट्रैकिया को हिंदी में ट्रैकिया ही कहा जाता है, ठीक है, ट्रैकिया कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक चीज और जानने को मिलता है, क्या जानने को मिलता है, तो हमें पता चलता है कि जो ये वाला पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है सर ब्रोंकाई। ये क्या बोलाता है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं सर, ब्रोंकाई, क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई, ठीक है सर, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है, बात समझ आया, ठीक, बहुत बढ़िया। उसके बाद इसका जो ये वाला पोर्शन है सर, ये वाला, ये यहां पर क्या आएगा, प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, प्राइमरी ब्रोंकियोल्स,
इसे क्या बोला जाएगा? प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, यानी कि प्राथमिक ब्रोंकियोल्स के नाम से इसे जाना जाता है। प्राथमिक ब्रोंकियोल इसे बोला जाएगा, ठीक है, प्राथमिक ब्रोंकियोल इसे बोला जाएगा, ठीक है। जल्दी बनाइए, लिख लिया सभी ने? ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं पेड़ की तरह दिखाई दे रहा है, इस पेड़ वाले को क्या कहा जाएगा? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, यानी कि इसे कहा जाता है वायु कोश। क्या कहा जाएगा? वायु कोश। एल्वियोलाई यानी वायु कोश, ALVEOLI, ठीक है। और इस लेयर को क्या कहा जाएगा? प्ल्यूरा। इसे क्या कहा जाएगा? प्ल्यूरा। प्ल्यूरा, ठीक है। बाहर वाली जो नली है, इस बाहर वाली को प्ल्यूरा कहा जा रहा है, ठीक है। बात समझ आ रहा है? आउटर लेयर, बाहरी ये प्ल्यूरा है, आउटर लेयर है। ये क्या कर रही है? इसको प्रोटेक्ट कर रही है। ये लंग्स को क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है। ये आउटर लेयर है। ये कैसी है? ये आउटर लेयर है, बाहरी परत है। ये बाहरी परत है, सुरक्षा कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है, सुरक्षा कर रही है। जल्दी से लिखिए इसको, ठीक है। बाहरी झिल्ली है जो इसे प्रोटेक्ट कर रही है, इसकी सुरक्षा कर रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आप सबने क्या देखा? आपने देखा कि आपने नाक से यहां पर ऑक्सीजन लिया, ठीक है। नाक से ऑक्सीजन लिया, यहां पे नॉस्ट्रिल्स में गया, नॉस्ट्रिल्स के बाद आपका सीधा फेरिंक्स में गया, ठीक है। फेरिंक्स के बाद आपका लैरिंक्स में आया, और लैरिंक्स के बाद ये सीधा ट्रैकिया में जाएगा। फिर आपका ट्रैकिया से कहां जाएगा? ट्रैकिया से कहां जाएगा? जब बताइए, ट्रैकिया से कहां जाएगा? ऐसे ट्रैकिया से यहाँ पे गया। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई से आते हुए फिर ये कहां गया? प्राइमरी ब्रोंकियोल्स में गया, प्राइमरी ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई में गया, एल्वियोलाई से सीधा, ठीक है ना? क्लियर है? अभी लिख देते हैं इसको भी, पहले लिख लीजिए इसको फटाफट, सभी लोग जल्दी से लिख लीजिए। हो जाए तो प्लीज मुझे बता। अच्छा मैं साइड हो जाऊं, सॉरी, लिख लीजिए। धीरे धीरे सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, ठीक है भैया, हो गया? बहुत बढ़िया। हाँ, अरे एल्वियोलाई दोनों साइड होगा ना मेरे लाल, है ना? एल्वियोलाई दोनों साइड होगा। हाँ जी, चलिए ठीक है। चलिए इधर देखिए, अब यहाँ पर पीछे की तरफ जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था, इसके आगे कैसे कैसे बात होगी। हमने कहा नाक से आपने ऑक्सीजन लिया, ठीक है, बढ़िया सा। ऑक्सीजन के बाद ये नॉस्ट्रिल्स में जाएगा, नासा गुहा में जाएगा, यहाँ से नाक से ऑक्सीजन लिया, यहाँ तक गया। यहाँ के बाद सीधे जो है एंट्री करता, जब यहाँ पर आपका ये इस तरीके से गया, यहाँ पे पाइप जो एंट्री करेगा, यहाँ पे फेरिंक्स में आया आपके, फिर उसका लैरिंक्स में आया, आपके श्वान यंत्र में आया, और सीधा फिर यहाँ से कैसे जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। इसके बाद जो आपका ऑक्सीजन है वो कहाँ जाता है? वो जाता है ट्रैकिया में। कहाँ जाता है? ट्रैकिया में जाता है, विंड पाइप में जाता है। इसी को विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया को क्या कहा जाता है? विंड पाइप कहा जाता है। ट्रैकिया में जाएगा, विंड पाइप में जाएगा, यानी आपका श्वास नली में जाएगा, आपका श्वास नली में जाएगा, है ना? ठीक है। उसके बाद ये कहाँ जाएगा? श्वास नली के बाद ये कहाँ जाता है? तो श्वास नली के बाद जाता है आपका ब्रोंकाई में। श्वास नली के बाद कहाँ जाएगा? आपका ब्रोंकाई में जाएगा, ठीक है। आपका कहाँ जाएगा? ब्रोंकाई में जाएगा, ब्रोंकाई में जाएगा, ठीक है, ब्रोंकाई में जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ब्रोंकाई में जाएगा। फिर उसके बाद ब्रोंकाई से कहां जाएगा? तो ब्रोंकियोल्स में जाएगा। कहां जाएगा? ब्रोंकियोल्स में जाएगा। उसके पीछे ऐसे लिख लीजिएगा, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स में जाएगा, ब्रोंकियोल्स में जाएगा, ठीक है, समझ रहे बात को। और ब्रोंकियोल्स के बाद कहां जाएगा? प्राइमरी ब्रोंकियाई जो आपका था, आपने देखा होगा, तो प्राइमरी ब्रोंकियोल्स में जाएगा। सॉरी ये कहां जा रहा है? ये ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में जा रहा है, पर कौन से? प्राइमरी ब्रोंकियोल्स में जा रहा है, तो प्राइमरी ब्रोंकियोल्स में जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर कहां जाएगा? सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स में जाएगा, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स में जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स में जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये कहां जाएगा? तो एल्वियोलाई के अंदर जाएगा,
यानी आपका वायु कोश में जाएगा और फिर आपका लंग्स इस तरीके से ऑक्सीजन के पास, लंग्स में ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। ठीक है, वायु कोश कहिए चाहे इसको कुपिका कहिए, जो भी कहना कह देते हैं हिंदी में। ठीक है, आपने क्या देखा कि आपने ऑक्सीजन यहां से लिया, ऑक्सीजन आपका नोज में गया, नाक में गया, क्या नासा द्वार में गया, फिर नासा द्वार कहिए चाहे नासा गुहा में गया, उसके बाद ग्रसनी में गया, स्वरयंत्र में गया, फिर उसके बाद श्वास नली में गया, ब्रोंकाई में गया, ब्रोंक्यूल्स में गया, फिर उसका सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स में गया, सीधा आपके वायु कोश में पहुंच गया। और वायु कोश आप देखते हैं कि इस तरीके से वायु कोश आपका यहाँ पर है और ये आपका लंग्स के अंदर है और सीधा आपके लंग्स से पहुंच गया। ठीक है, क्लियर है ना। प्राइमरी सेकेंडरी देखिए, ये जो आपका, अरे देखिए ये आपका प्राइमरी है, ये आपका प्राइमरी है, इसी में सेकेंडरी भी बना लीजिए। अच्छा सेकेंडरी नहीं बनाया मैंने, अच्छा सेकेंडरी नहीं बनाया, इस तरीके से सेकेंडरी हो जाता है इसके अंदर, इस तरीके से सेकेंडरी हो जाता है। ये सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। ठीक है, ये वाला ये इस तरीके से सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स है। ठीक है, ये इस तरीके से बना लीजिएगा, ये सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स है। लिख देता हूँ भाई, लिख देता हूँ, परेशान मत होइए, लिख देता हूँ मैं, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स है ना, वरना गड़बड़ हो जाएगी बात। चलिए ठीक है, लिखिए जब सभी लोग जल्दी से लिख लिए, जल्दी थोड़ा जल्दी बताइए सर। आप देख के, अरे यहाँ कमेंट है आपका, यहाँ से यहाँ तक टीवी लगा हुआ है, पूरा कमेंट है। बताओ, देख के पढ़ाते, बताइए। चलिए कोई बात नहीं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, अभी मस्ती मजाक बिल्कुल कर सकते हैं आप सभी। चलिए हो गया सभी का, प्लीज जल्दी से सर बैक कीजिए, वहाँ का लिखना है। जल्दी से लिखिए बेटा, जल्दी से, थोड़ा सा है ना, जल्दी लिखिए। हाँ बैक कर दिया, जल्दी लिखिए, जल्दी से थोड़ा, जैसे जैसे एरो गया वैसे वैसे चलना आपको बस। हो गया सर, ओके चलिए ठीक है। अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा और अच्छे से, अब थोड़ा सा बात करते हैं ना, थोड़ा सा बात करते हैं। अगर बात करते हैं कि जैसे हमने कहा, उसके आगे कहानी लिखिएगा, जैसे हमने कहा इन्वायरमेंट, हमने कहा इन्वायरमेंट। रेस्पिरेशन दो तरीके से होता है, एक होता है कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, यानी एक होता है बाहरी श्वसन और एक होता है आंतरिक श्वसन। अब बाहरी श्वसन और आंतरिक श्वसन किस तरीके से होता है पहले उसको जानते हैं। जैसे हमने कहा है एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट में क्या है, अब आपके पर्यावरण में क्या है, पर्यावरण में आपका क्या है, एयर है, आपका वायु है ना। एनवायरमेंट में, पर्यावरण में क्या है, हवा है, वायु है। अब हवा से आपके नोज में जो क्या गया, वो क्या गया एनवायरमेंट से नोज, और नोज से सीधा एल्वियोलाई, नोज से सीधा एल्वियोलाई, यानी हवा है, हवा आपने नाक से हवा लिया, आपने भाई हवा को लिया आपने नाक से आपने हवा लिया, और यही नाक से जो आपने हवा लिया कहां पहुंच गया, कुपिका में पहुंच गया, एल्वियोलाई में पहुंच गया, लंग्स में पहुंच गया, बात खत्म। और ऐसे रेस्पिरेशन को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, ऐसे रेस्पिरेशन को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी बाह्य श्वसन कहा जाता है इन्हें क्या कहा जाता है, बाह्य श्वसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाह्य श्वसन कहा जाता है। मतलब जैसे अभी हम सांस ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो सांस तो ले रहे हैं ना, अगर हम कुछ भी कर रहे होते तो हम लोग सांस ले रहे होते हैं, तो जो हम लोग सांस ले रहे हैं वो सांस जो हम लोग ने लिया, नाक से सांस लिया, तो जो सांस लिया हम सबने, वो जो सांस हम लोगों ने लिया, वो जो आपका एनवायरमेंट से आपने नोज से, एनवायरमेंट से आपने हवा लिया, वो हवा आपका नाक के थ्रू गया, सीधा कहां गया, एल्वियोलाई के अंदर गया। ये आपका रेस्पिरेशन एक्सटर्नल हो गया। बट इंटरनल भी होता है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर ब्लड भी है, आपके शरीर के अंदर टिश्यू भी है, उत्तक भी, आपके शरीर में कोशिका भी पाई जाती है, आपकी शरीर कोशिका से बनी है, उस कोशिका को भी हवा जाना चाहिए, उस कोशिका के पास भी ऑक्सीजन जाना चाहिए, उस टिश्यू के पास भी ऑक्सीजन जाना चाहिए, आपके खून में भी ऑक्सीजन जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आपको बताइए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, है ना, बताइए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, सीधी सी बात है। तो क्यों ना फिर अगर हम कहें कि इसी एल्वियोलाई से, जब एल्वियोलाई तक मतलब हवा जो है आपका ऑक्सीजन आपके एल्वियोलाई तक पहुंच गया, फिर उसके बाद यही एल्वियोलाई से, यानी इसी कुपिका से यही ऑक्सीजन कहां पहुंचेगा, ब्लड में। भाई खून को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता, ब्लड में भी ऑक्सीजन होता ही होता है, रक्त में पहुंचेगा, ठीक है, उसी ब्लड से टिश्यू में पहुंचेगा,
टिश्यू यानी आपका उत्तक में पहुंचेगा और फिर इसी टिश्यू से कहां पहुंचेगा, सेल में पहुंचेगा, कोशिका में पहुंचेगा, बस बात खत्म। यही यही ये जो आपने देखा, ये जो श्वसन हो रही है ये इंटरनल रेस्पिरेशन है। ये जो श्वसन हो रही है ये इंटरनल रेस्पिरेशन है, यानी इसे कहा जाएगा आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन। इसे क्या कहा जाएगा, इंटरनल रेस्पिरेशन, यानी आपका आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन, ठीक है, आंतरिक श्वसन। कितने लोगों को समझ में आ गया? सर चैट को पहले प्राइवेट कीजिए, ओके सॉरी। चलिए ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ गया? हमने बताया कि आपका हवा लेना, आपने ऑक्सीजन से आपने हवा लिया, आपने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन आपके एल्वियोलाई तक पहुंच गया, दैट इज एक्सटर्नल। बट एल्वियोलाई के बाद वो जो ऑक्सीजन आपके शरीर के सभी हिस्सों में जा रहा है, चाहे वो ब्लड में जा रहा होगा, ब्लड से टिश्यू में जाएगा, रक्त से आपके उत्तक में जाएगा, उत्तक से कोशिका के अंदर जाएगा, सेल में जाएगा, ये प्रोसेस आपका इंटरनल हो, क्योंकि ये इंटरनली हो रही है, ये एक्सटर्नली मानी जाएगी, ये इंटरनली हो रही है। ये इंटरनल, यहाँ एल्वियोलाई से अंदर जो है ऑक्सीजन जा रहा है, ये इंटरनल रेस्पिरेशन, और ये आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दैट इज द पॉइंट। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? मजा आ गया होगा सभी को, अगर सच कहूं तो। क्या ये मजेदार बात है या नहीं है, बताइए। और इसी इंटरनल रेस्पिरेशन को, क्योंकि यह अब अगर मैं आपसे कहूं, क्या मैं इसे कोशिकीय श्वसन नहीं कह सकता? जल्दी से बताइएगा, क्या मैं इसे कोशिकीय श्वसन नहीं कह सकता? क्या मैं इसे सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं कह सकता? क्या, जल्दी बताइए, क्या मैं इसको सेलुलर, इस प्रोसेस को, इस यहां से यहां तक को क्या मैं सेलुलर नहीं कह सकता? क्या, क्यों नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये जो हवा है, जो वायु है, कहां जा रही है? सेल तक। तो यही आपका सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है, इसी को कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। जो बचपन में आप स्कूल में पढ़े थे, कंफ्यूज हो गए थे, उस कंफ्यूजन को मैंने आपके दूर कर दिया है। ध्यान से देखिएगा, क्या कहा जाएगा, लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, कहां लिखेंगे? चलिए यहीं लिख देता हूं ना, थोड़ा सा यहीं लिख देता हूं, ठीक है, यहीं लिख देता हूं। इसी को क्या कहा जाता है? सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? नीचे आप सब अपने कॉपी में नीचे की तरफ लिखिएगा। मैं यहां पर लिख रहा हूं ना, जगह ना होने की वजह से, तो आप लोग अपने कॉपी में नीचे की तरफ लिखिएगा ना। इसी को कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। बात समझ में आ गया? कह सकते हैं सर, इट इज ऑल्सो नोन एज। तो अगर आपसे कोई कहे कोशिकीय श्वसन किसे कहा जाएगा, यही प्रोसेस उसे समझा दीजिएगा आप सब लोग, यही प्रक्रिया आपको बताना पड़ेगा, और यही आपका इंटरनल रेस्पिरेशन होगा, और यही आपका सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। मजा आया? कुपिका नहीं समझे? अरे 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 अरे, देखिए देखिए देखिए, ये कुपिका है ना, यही तो कुपिका, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई कुपिका कहा जा रहा है। ये है वायुकोश, कुपिका, इसी को कुपिका कहते हैं, इसी को हिंदी में कुपिका भी कहा जाता है, वायुकोश। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया? ठीक है बेटा, समझ में आ गया सभी लोग को? भैया लोग सभी लोग को समझ में आ गया? ऐसा तो नहीं कोई अगर ऐसा हमारा, मैं गुस्सा हूं क्या कह रही हैं? कौन है भैया? मैं गुस्सा हूं आपसे, मैं 2 दिन क्लास ज्वाइन नहीं की। ये कोई बात थोड़ी ना होती है ये कोई बात थोड़ी ना होती है, मैं 2 दिन क्लास नहीं ज्वाइन की, मैं गुस्सा हूं ये ऐसे थोड़ी ना होता है। चलिए ठीक है, वह चलिए, अब देखिए आगे चला जाए। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर एल्वियोलाई क्या होता है। अब आप हमसे पूछेंगे सर ये एल्वियोलाई, अभी एक स्टूडेंट ने बोला कि सर एल्वियोलाई बताइए प्लीज सर। मैं कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा आगे चलते हैं और हेडिंग डालते हैं एल्वियोलाई। क्या होती है एल्वियोलाई, जिसे हम सभी वायु कोश कहते हैं? क्या होता है वायु कोश, क्या होता है कुपिका? जरा इसको समझ लेते हैं एक बार, इसके बारे में डिफिनेशन लिख लेते हैं। क्या करता क्या है काम, इसका काम क्या है? इसका काम यह है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स हियर, यानी जो गैसेस में जो गैसीय विनिमय होता है, यानी कि जो गैस में, जैसे आपने ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो जो गैस हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, वो एक्सचेंजमेंट हो रहा है, वो विनिमय हो रहा है, वो विनिमय कहाँ होता है? एल्वियोलाई के अंदर होता है। वही वायु कोश का काम होता है। तो आपने क्या लिखना था? आपको लिखना था सर, यहां पर लिखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, अकर्स हियर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स हियर, यानी गैसों का गैसीय विनिमय होता है। क्या होता है? गैसीय विनिमय होता है।
गैसीय विनिमय होता है। क्या होता है? गैसीय विनिमय होता है। पॉइंट समझ आ गया सभी को? ठीक है, गैसीय विनिमय होता है। इस तरीके से बना लीजिए, अगर इस तरीके से बना के लिख सके तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये चीज आपके लिए फायदामंद होगा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपका इधर आया ब्लड से, है ना, ऑक्सीजन इधर आया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। ठीक है, समझ आ रही बात? क्लियर है? ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। हाँ, पर एक सवाल है कि सर ये जो आपने वायु कोश बताया है, ये जो वायु कोश है, ये जो एल्वियोलाई आप दिखा रहे हैं सर, ये जो एल्वियोलाई आप बता रहे हैं सर, ये वायु कोश जो है, ये एल्वियोलाई जो है, अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए दोनों फेफड़ों में, ध्यान से समझिएगा, दोनों फेफड़ों की बात करूंगा, दोनों लंग्स की बात करूंगा कि दोनों फेफड़ों में लगभग सर एल्वियोलाई की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएगा? आप कहिएगा सर दोनों फेफड़ों में जो एल्वियोलाई की संख्या होती है वो 500 से लेकर 600 होती है। क्या? मिलियन। तो आप ये बात और लिखिएगा कि क्या लिखेंगे? लिखा जाएगा कि सर दोनों फेफड़ों में, यानी दोनों लंग्स में, दोनों फेफड़ों में, दोनों फेफड़ों में, मैं पहले ही कहता हूं कि मेरी क्लास में बस थोड़ा सा अगर आप इंतजार कर लेना, जितने भी आपके आगे क्वेश्चन बनते रहते हैं, सर ये क्या होगा, सर ये क्या, वो सारे जवाब अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद यही बताना है। बस थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रख लेते हैं, पेशेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द स्टूडेंट। धैर्य, धैर्य, थोड़ा सा धैर्य, हर एक बात आपको मैं बताऊंगा। तो दोनों फेफड़ों में, क्या दोनों फेफड़ों में लगभग, दोनों फेफड़ों में लगभग, आप क्या बताइएगा? आप कहिएगा कि दोनों फेफड़ों में लगभग 500 से 600, 500 से 600 जो है होता है आपका, 500 से 600 मिलियन वायु कोश होते हैं। क्या होते हैं? वायु कोश होते हैं, वायु कोश होते हैं। बात समझ में आ रहा है? वायु कोश उपस्थित होते हैं, ऐसे, अरे होते हैं लिख लीजिए, चाहे उपस्थित होते हैं लिख लीजिए, जैसे भी आप उपस्थित होते हैं लिख लीजिए, ये ज्यादा सही रहेगा। उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्लियर है? मतलब 500 to 600 मिलियंस एल्वियोलाई आर प्रेजेंट इन बोथ लंग्स। लिख लीजिए, इंग्लिश में भी लिख लीजिए, 500 to 600 alveoli are present in both lungs। यह बात समझ में आ गया सभी को? ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तीनों बातें समझ में आ गई ना? एक बात यहां पर है, एक बात आपकी यहां पर है, एक बात आपकी यहां पर है। ठीक है, तीनों बात समझ गए ना सभी लोग? ठीक है सर, मजा आया सभी लोगों को? बताइए। और हाँ, एक आप लोग से वो था, मेरा कांटेक्ट नंबर किसी के पास हो या मेरा से कोई किसी का कांटेक्ट हो, मुझे तो आइडिया नहीं है, पता नहीं किसके कितने लोगों के पास जो है वो पहुंच गया है कांटेक्ट मेरा। तो जिसके पास अगर कांटेक्ट हो, अभी तक मैंने जो भी आप लोगों को नोट्स बनवाया है, चाहे अगर हिंदी का कोई स्टूडेंट हो, चाहे वो इंग्लिश में नोट कराओ, चाहे दोनों लैंग्वेज में नोट कराओ, जो भी है, प्लीज़ मुझे वो PDF बना के थोड़ा व्हाट्सअप सेंड कर सकता है क्या? व्हाट्सअप पे या इंस्टा पे, जो भी, जहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर रहे हो, एक फोटो से PDF बना के अगर आप मुझे भेज सकें, तो अभी तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो मुझे एक बार जरूर आप लोग सेंड जरूर कर दीजिएगा, जिसके पास भी मेरा जो भी कांटेक्ट होगा। ठीक है, आई थिंक मुझे वो थोड़ा सा नीड है अभी, है ना? ठीक है, चलिए। जो भी है, जैसे भी आप सबने लिखा है, हिंदी इंग्लिश में लिखा है, चाहे बाइलिंगुअल में लिखा है, उसका मुझे एक PDF बना के आप सभी लोगों से चाहिए था थोड़ा सा, है ना? ओके, हाँ जी, बिल्कुल वो चलता है, बिल्कुल वो चलता है। चलिए, तो अभी आज के लिए मैं इतना ही रखूं। सर हिंदी में लिखा है, कोई बात नहीं, जिसका जैसे लिखा है। मेरी आईडी आप लोग जानते ही होंगे, मैं क्या बार बार बताऊं आपको, अपने क्लास में आईडी आप सभी लोग जानते होंगे, दीपांक सर अड्डा 24/7, है ना? अच्छा ठीक है सर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए प्लीज़। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, क्या लीजिए? ठीक है, अरे होगा,
बहुत लोग के पास कॉन्टैक्ट मेरा होगा, बहुत लोग को मिला भी होगा कहीं ना कहीं किसी न किसी क्लास से, है ना, बहुत लोग को अभी मिल गया होगा। ठीक है, मिल गया सर सभी को क्लास में मेरा कॉन्टैक्ट। चलिए सर, तो मेरा दोनों में है, हिंदी इंग्लिश, बहुत अच्छी बात है। नहीं सर और पढ़ाइए अरे नहीं नहीं, अभी और नहीं पढ़ा सकते सर। हाँ जी, आपके पास है, मुझे याद है जी। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल, अपना ध्यान रखिए आप सभी लोग। और हाँ, एक बात और बता दें, प्लीज़ आप सभी लोग आना मत भूलिएगा। आपका जो सेशन होगा शाम को 6 से 7, आपका देख रहे हैं आप सभी लोग, जो है मॉक टेस्ट होता है ना, मॉक टेस्ट में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस, ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग नहीं पढ़े होते हैं, नहीं अभी सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा है तो कहाँ से होगा, उसको ट्राई कर सकते हैं, बट कभी ना कभी तो सुना ही होगा आप सभी ने। उस क्वेश्चन के नोट्स बनाया करिए, उस क्वेश्चन को एक बार लिख लिया करिए, नोट्स बना लिया करिए, वो ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अरे मैंने नंबर सेंड नहीं किया है सर सर मुझे आपसे हेल्प चाहिए है। कैसी हेल्प है मैम, प्लीज़ आप बताएं, कैसी हेल्प है, मतलब मैं समझा नहीं। आप क्या हेल्प चाहिए? आई थिंक कोई हेल्प है तो कोई बात नहीं, मैं सबकी हेल्प वैसे भी करता हूँ, तो आप सभी हेल्प पूछ कह सकते हैं, आप अपनी हेल्प बता सकते हैं। नाम क्या है आपका? ज्योति कुमारी जी, ठीक है। बाकी नाम एक और है दीपक, बेटा आप भी अपना हेल्प पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है सर। लोग आप लोग इस पर अपना जो है क्या कहते हैं, आप लोग आईडी मैंने बता ही दिया आप सभी लोग को, ऐसे बार बार नहीं बोलना चाहिए। बाकी बिहार अड्डा 24/7 का टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और प्लीज़ मिलते हैं शाम को 6 से 7 मैक्सिमम साइंस के क्वेश्चन में, साइंस के मॉक टेस्ट में, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू टू ऑल, बाय बाय, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एकदम हंसते हंसते बात करते रहिए, हंसते हंसते तैयारी करते हैं, है ना, हंसते हंसते कट जाए रास्ते चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू टू ऑल, लव यू टू ऑल, लव यू टू ऑल, खुश रहिए।